So here is one of the questions of slot 3 of CAT 24, right? So let me get back to this question. इस क्वेश्चन में था क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन था. अगर टेक्निकली देखने जाएं तो यहाँ पे हमको एक स्क्वायर में इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे हमको उसका RHS दे रखा है. LHS RHS बराबर बराबर करने थे. So let's open this up. So a plus b root 3 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? तो आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab रूट 3 प्लस बी स्क्वायर. नाउ ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस 2ab रूट 3 प्लस बी स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल्स टू 52 प्लस 30 रूट 3. नाउ इफ यू रिमेंबर हम इंडाइसिस सर्ट्स में ऐसा करते थे बहुत सारे क्वेश्चंस में, जहाँ पे हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता था कि हम रैशनल पार्ट को रैशनल पार्ट के बराबर रख देते थे. तो ये वाला पार्ट एसेंशियली इस वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा. ठीक है. सो 2ab रूट 3 विल बी इक्वल टू 30 रूट 3. और अगर ये वाला पार्ट इसके बराबर हो रहा है दैट मीन्स मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 52 के बराबर होना चाहिए. सो मैं दोनों में से एक चीज़ पे सॉल्व करूँगा और दूसरे पे आई चेक कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. सो लेट्स सी. सो इससे रूट 3 से रूट 3 गया, 2 से 15 टाइम्स गया. सो a इंटू बी इज़ 15 और 15 सिर्फ दो ही नंबर के मल्टीप्लिकेशन से आ सकता है दैट इज़ 3 and 5. So my a and b can be either 3, 5 or 5, 3. Now the question is कि concept क्या है? So if you closely look, मैं इसको ज़्यादा लंबा extend नहीं करना चाहूँगा. If you closely look, so my a should be what? अगर मेरे को ये टैली करनी है, अच्छा सॉरी माय बैड, यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं 3b स्क्वायर आएगा, है ना. सो दिस इज a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 52, राइट. अब नाउ इट विल मेक सेंस. मैं वही देख रहा था कि व्हाई इट इज नॉट मेकिंग सेंस. सो इफ आई पुट a इक्वल्स टू 3 फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है. सो a इक्वल टू 3 पुट करने पे यहाँ पे 9 आ जाएगा. 9 इधर जाके माइनस होगा, दैट इज 43, which is not divisible by 3 at the end of the day. So instead if I put a equals to 5, मैं a equals to 5 put करता हूँ, so this will be 25, right. And 3b square, तो if I am taking a as 5 तो I have to take b as 3. तो b square is 3 का square 9, 9 3 is 27. क्या इन दोनों का टैली बैठ के 52 हो रहा है? Yes. मेरा LHS equals to RHS is getting proved. That means my a is equals to 5 and my b is equals to 3. and को क्वेश्चन पूछा है what a plus b is equals to, तो 5 plus 3 that is 8. so my option 4 is the correct answer. ठीक है. let's move to the next question. okay, so in this question what is happening? so one of the very easy question of this slot. टेक्निकली इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा रिलेटिविटी में ही बात हुई है. देयर इज नो परसेंटेज और रेशियो कनेक्टेड टू एन एक्चुअल नंबर. सो दैट इज व्हाई वी कैन फ्रीली अज्यूम बिकॉज दिस विल वर्क ऑन एवरी सिंगल फ्रेमवर्क. मैं अगर उसकी सैलरी 100 मानूँ, 10,000 मानूँ, 2,000 मानूँ, 5,000 मानूँ, मेरे रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ने वाला. सो आई विल मेक इट्स वेरी सिंपल. मैं उसकी सैलरी जो इनिशियल सैलरी थी वो 10,000 मानूंगा इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट हुए हैं गोपाल की सैलरी में और जो फाइनल सैलरी है वो इनिशियल सैलरी की 187.5% हो गई है. नाउ देयर आर मल्टीपल मेथडोलॉजीज ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन. पीपल आर डूइंग इट फ्रॉम सक्सेसिव इंक्रीमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स. बट दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी आर गोइंग फॉर कैट. सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है क्वेश्चन का सॉल्व होना. कैसे सॉल्व होना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट. सो व्हाइल डूइंग दिस क्वेश्चन मेरे दिमाग में सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना था. ठीक है. सो अगर उसकी सैलरी लेट से इनिशियल सैलरी 10,000 थी तो उसकी फाइनल सैलरी जो है वो 18,750 हो जाएगी. ठीक है. 187.5% का इंक्रीमेंट. इफ द परसेंटेज ऑफ सैलरी इंक्रीज इन द सेकेंड इंस्टॉलमेंट सेकेंड इंक्रीमेंट वॉज ट्वाइस दैट ऑफ द फर्स्ट इंक्रीमेंट. सो यहाँ से कुछ इंक्रीज होके ये सैलरी आई होगी, यहाँ से इंक्रीज होके ये आया होगा. उसने बोला कि यहाँ पे अगर x% का इंक्रीमेंट था तो यहाँ पे 2x% का इंक्रीमेंट होगा. अब अ
स्मार्ट पर्सन, एंड शायद तक बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने ये चीज़ करी भी इस क्वेश्चन में. व्हाट दे डिड इज़, व्हाट आई डिड एंड व्हाट दे डिड इज़ कि हम लोगों ने सीधे ऑप्शन अप्लाई कर लिए. सो मैं एक रॉन्ग ऑप्शन अप्लाई करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा. सो लेट्स से मैं 30% अप्लाई कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन प्लग इन कर रहा हूँ 30%. तो अगर 10,000 में से मैं 30% इंक्रीमेंट करूँगा तो मेरी इंक्रीमेंट सैलरी हो जाएगी 13,000. अब यहाँ पे मैंने अगर 30% इंक्रीमेंट किया है तो मेरे को यहाँ पे 60% करना पड़ेगा. इसका 10% होगा आपका 1300, और 1300 बहुत सिंपल मैथ्स करेंगे, 1300 और 60% हो जाएगा 1300 इंटू 6, तो 0,063 से 18 कैरी 1 606 7800. अगर मैं इसमें 7800 जोड़ता हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट 18,750. सो 30% इज़ अ रॉन्ग आंसर, है ना. तो मैंने सीधे ऑप्शन प्लग इन कर लिया. मैंने मेरा ज़्यादा दिमाग को बर्न नहीं होने दिया, बिकॉज मेरे सेट के अंदर ये काफ़ी पहले था और मेरे को बहुत सारे और क्वेश्चन करने थे. सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग फैक्चुअली करेक्ट, मैंने ऑप्शन प्लग इन किए. देन आई केम टू ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ 25. तो 25 दैट इज़ 1/4 का इंक्रीमेंट. सो यहाँ से 10,000 से इंक्रीमेंट होके मेरी सैलरी हुई होगी 12,500, और यहाँ से 50% का इंक्रीमेंट करना है मेरे को, 25 का डबल. इसका 50% कितना होगा, तो 12,000 का 50% होता है 6,000, और 500 का 50% होता है 250, बीच में प्लस आएगा, सॉरी, मतलब 6,250 का इंक्रीमेंट होगा. ओवर व्हाट, ओवर 12,500. सो टेक्निकली दिस इज कमिंग आउट 18,750. सो मेरा फाइनल सैलरी 25% वाले ऑप्शन में मिल रहा है, तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड ईजी क्वेश्चन. शायद तक हो जाना चाहिए था ये क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या है कि 3 raised to a equals to 4, 4 raised to b is equals to 5, 5 raised to c is equals to c, and so on till we are going till f. और लास्ट में पूछा है a b c d e f की वैल्यू क्या होगी. सो a quick concept check. a raised to b is equals to c, राइट. अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूँ कि log, या फिर मैं LHS RHS मेंटेन करके रखता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये नीचे आ जाता log में कि b is equals to log c बेस a, राइट. ये सेम लॉजिक मैं सब जगह अप्लाई करूँगा. सो अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट के लिए लिखने जाऊँ तो मैं लिखूँगा a इज़ इक्वल्स टू log 4 बेस 3. वैसे ही मैं b के लिए लिखने जाऊँगा b इज़ इक्वल्स टू log 5 बेस 4. c के लिए लिखने जाऊँगा log क्या, c के लिए क्या होगा 6 बेस 5. इसी d log 7 बेस 6 ABCD E log 8 बेस 7 F log 9 बेस 8. Okay, now one more quick concept कि अगर मेरे पास में log है, सो लेट्स से कि log a बेस b लिख रखा है, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट log a बाय log b लिख सकता हूँ, राइट, बेस 10. सो दिस इज अलाउड, राइट. सो अगर मेरे को इन सब को मल्टीप्लाई करना है, ए बी सी डी ई एफ को मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स मेरे को इन सब के राइट हैंड साइड वाले पार्ट को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट मीन्स वो मैं बोल रहा हूँ कि log 4 बेस 3 को मैं ऐसे लिखूँगा log 4 बाय log 3. ओके, एंड मल्टीप्लाई log 5 बेस 4 मल्टीप्लाई log 6. अच्छा, ये log होगा, हाँ, log 5 सॉरी log 7 अपॉन log 6 log 8 अपॉन log 7 मल्टीप्लाई log 9 अपॉन log 8. log 8 से log 8 गया, log 7 से log 7 गया, log 6 से log 6, log 5 से log 5, log 4 से log 4.
लास्ट में हमारे पास में बाकी रहा log 9 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में बाकी रहा log 3 and I can write it as log 9 base 3 which essentially is 2. So my answer of this question is 2, right? So let's move to the next question. Okay, so in this question what is there? So pen कहाँ गया भाई? Okay, so बोला है the number of all positive integers up to 500 with non-repeating digits. मतलब ऐसे नंबर्स जिसमें रिपीट डिजिट्स नहीं हो रही हैं, जैसे 11 रिपीट हो रहा है तो मैं ये कंसिडर नहीं कर सकता, 99 नहीं कर सकता, 343 नहीं कर सकता, 121 नहीं कर सकता, राइट? बिकॉज एक एक डिजिट रिपीट हो रहे हैं. 333 नहीं कर सकता, 222 नहीं कर सकता, 242 नहीं कर सकता, राइट? कैलकुलेट करने जाएंगे तो पागल हो जाएंगे. सो इंस्टेड क्या करेंगे, PNC लगाएंगे. सो ज़ीरो तो नहीं गिनेंगे, पर हाँ डिजिट्स क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? एंड इसमें से पहले 9 डिजिट्स तो यही हो गए, ठीक है? तो 9 तो है ही है. फिर आते हैं 2 डिजिट्स नंबर पे, है ना? तो मैं 0 नहीं रख सकता हूँ 10 डिजिट्स में से, तो मैं 9 रख सकता हूँ, राइट? और मैं उसके बाद में सेकेंड प्लेस पे वापस से 9 रखूँगा, बिकॉज सेकेंड प्लेस पे मैं ज़ीरो को इंक्लूड करके 10 रख सकता था, बट जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे एक डिजिट रख लिया है तो मेरे को लगता है कि वो डिजिट वापस से काउंट नहीं करेंगे. तो 9, तो 81 ये नंबर्स हो गए, 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है? अब आते हैं 3 डिजिट नंबर्स पे, ठीक है? अब जस्ट बिकॉज आई हैव टू गो टिल 500, सो फर्स्ट प्लेस पे मैं क्या क्या ले सकता हूँ? मैं 0 नहीं ले सकता हूँ, मैं 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ. 5 नहीं ले सकता हूँ बिकॉज 5 में ये इससे ऊपर चले जाएगा, राइट? और 500 नहीं ले सकता हूँ बिकॉज उसमें 0 0 रिपीट हो रहा है, राइट? सो टेक्निकली 499 तक के ही इसमें परमुटेशन लग रहे हैं, बट एक जो 500 वाला केस है वो रिजेक्ट हो जा रहा है बिकॉज उसमें लास्ट में 0 0 है. तो पहली जगह को मैं 4 तरीके से भर सकता हूँ. दूसरी जगह पर मैं यहाँ पे जो एक नंबर आया है उसके अलावा कोई भी नंबर आ सकता है इन ऑल ऑफ द 10, दैट मीन्स 9, और यहाँ पर 8, राइट? तो 9 8 is 72 एंड 72 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 8, 288. So 288 आर दीज नंबर. सो लेट्स ऐड दिस अप, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 9, 16 का 6, कैरी लगी 1, 369 प्लस 9, दैट इज 378. सो देयर आर टोटल 378 सच नंबर्स जिसके अंदर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है. इसका आंसर इज 378. Okay, so let's go to the next question. Okay, so what is happening in this question? So Gopi marks a price on a product in order to make a 20% profit. Ravi gets 10% discount on this marked price and thus saves 15 rupees. So if Ravi is getting 10% का discount on marked price and which is equivalent to 15 rupees, that means my marked price is 150, right? इसके ऊपर मैं 10% का डिस्काउंट लगाऊंगा तभी जाके मैं 15 रुपये बचा सकता हूँ. सो गोपी ने जो खरीदा है, रवि ने जो खरीदा है, रवीज SP, बेसिकली पूरे ट्रांजेक्शन में जो SP है रवीज CP. रवि ने खरीदा है 135 रुपीज़ पे. SP इज 135. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज CP, राइट? सो अगर मैं देखने जाऊँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने 20% का प्राइस इंक्रीज किया, दैट मीन्स 1.2 ऑफ CP इज इक्वल्स टू 150, राइट? तो CP इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 1.2. यहाँ से मैं एक ही हटाता हूँ तो 0 इधर आ जाएगा. 3 से काटना शुरू करता है तो 3 से जाएगा 500 बार, 3 से जाएगा 4 बार, और 500/4 is nothing but, तो my CP will be 125. 500/4 is 125. तो मेरा CP is 125. रवि को बेचा 135 पे, मतलब पूरे ट्रांजेक्शन में मैंने 10 रुपये कमाए. सो गोपी ने कितना कमाया? देन द प्रॉफिट इन रुपीज मेड बाय गोपी इन बाय सेलिंग द प्रोडक्ट टू रवि इज व्हाट? 10 रुपीज, राइट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन आगे चले गया, वेट. सो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? अमन इन्वेस्ट ₹4,000 in bank at a certain rate of interest, let's say which is R,
कंपाउंडेड एनुअली पर एनम कंपाउंड हो रहा है इज द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 years, राइट. वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू मतलब वो अमाउंट की बात कर रहा है, तो अमाउंट आफ्टर 3 years, लेट्स से A3 इज द अमाउंट विच आफ्टर 3 years विच इज 4000 इंटू 1 प्लस रेट हमको पता नहीं है R/100 raised to the power 3. That is the amount after 3 years. So the value of investment after 5 years, which is let's say A5, right, which is going to be 4000 1 plus R/100 raised to the power 5, right, is 25:36. अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालने जाऊँ तो which is 25:36, right. Then the minimum number of years required for the value of investment to exceed 20,000 rupees, 20,000 से ज़्यादा, ठीक है. सो अगर मैं इन दोनों का रेशियो देखने जाऊँ तो 4000 से 4000 कट जाता है, पावर 3 से ये कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बाकी रहेगा. एंड इफ आई स्क्वायर ऑन बोथ साइड दैट लीव्स मी 1 स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दैट लीव्स मी विद 1 प्लस R/100, और इस तरफ आ जाएगा 5/6, राइट. सो इसको सॉल्व करें आगे तो 1 plus R/100 will be equal to 6/5, right. क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. R/100 is going to be 6/5 minus 1, which is equals to 1/5, which is equals to 20%, right. So स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है पता है? कैलकुलेटर होता है, हमको पता है हर साल 20% से बढ़ने वाला है, 1.2 से मल्टीप्लाई करते रहो और नंबर ऑफ इटरेशंस गिनते रहो, राइट. तो कितनी बार में वो अमाउंट जो है वो 20,000 से ऊपर चले जाता है, दैट इज इट, राइट. तो व्हेन यू विल डू दिस यू विल गेट 9 years, कि आफ्टर 9 years दिस अमाउंट विल एक्सीड. सो डोंट ट्राई, अगेन आई रिपीट के द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैट इज सॉल्विंग द क्वेश्चन फास्ट. इट इज़ नॉट बाय गेटिंग द एग्जैक्ट मेथड करेक्ट, है ना. तो वैसी हरकत नहीं करनी है, ठीक है. तो वैसा रखते हैं, बट अगर उसके अलावा भी लेट से करनी हो तो क्या करेंगे? मेरे पास में A3 है, अमाउंट ऑफ 3 है ना, तो उसके साथ में मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है. अमाउंट ऑफ 3 भी नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ 1 plus R/100 जो है वो उसका वैल्यू क्या आएगा, तो वो हमको पता है दैट इज 6/5, राइट. तो मेरे को हर बार 6/5 से मल्टीप्लाई करना है टेक्निकली, मोर और लेस, बट इंस्टेड मैं 6/5 के क्यूब से मल्टीप्लाई करता हूँ 3 साल के गैप में, राइट. तो मेरे को एक आइडिया लग जाएगा कि 3 साल के गैप में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है. तो ऐसे तो आंसर 9 आ चुका है, बट स्टिल अगर लेट्स से हमको सॉल्व करना है तो हाउ वी आर गोइंग टू, ठीक है. सो 4000 इंटू 6/5 raised to the power 3, which is equals to 4000 into 216/125, है ना. इसको मैं 4 इंटू 1000 लिख रहा हूँ. 25 से काटने जाएंगे तो 40 बार जाएगा, 25 से काटने जाएंगे तो 5 बार जाएगा. 5 8s है ना, 4 8s 32 इंटू 216, राइट. ये जो अमाउंट आ रहा है वो देखना पड़ेगा, इट विल बी समवेयर अराउंड 6000 समथिंग कुछ, है ना. फिर जो भी अमाउंट आएगा उसको हम वापस से 216/125 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट विल बी अमाउंट आफ्टर 6 years, एंड वापस से उसको हमको देखना पड़ेगा, ठीक है. सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन वाज सपोज टू बी डन. बट हाँ, इन एग्जाम फॉर्मेट माई ईजी एडवाइस विल बी कि डायरेक्टली 1.2 लो भाई, मल्टीप्लाई करना शुरू करो, एंड दैट विल डू द ट्रिक, राइट. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है, अ सर्कुलर प्लॉट इज देयर, राइट. अ सर्कुलर प्लॉट इज देयर एंड द लैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 regions बाय कॉर्ड ऑफ लेंथ 10√3. एक सर्कल है, पार्डन माय ट्राई, एक कॉर्ड है जो लेट से सेंटर के ऊपर 120 डिग्री का एंगल बना रही है. सो जस्ट बिकॉज दिस एंड दिस इज माई रेडियस, आई कैन से कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, बिकॉज एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल. तो दैट मीन्स ये 30 है, ये 30 है, और ये 10√3 हमको दे रखा है.
नाउ व्हाट इज द एजेंडा? द एजेंडा इज कि मैं इस सेक्टर का एरिया निकाल लूँ और उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर लूँ, है ना। दैट इज द ओवरऑल एजेंडा। अब ट्राइंगल का एरिया हमको पता है कि हाफ ए बी साइन थीटा करके देर इज एरिया, ठीक है। तो उससे मैं निकाल लूँगा। दैट मीन्स मेरे को अगर ये रेडियस मिल जाए और मेरे को ये तो पता ही है कि 10√3 है, उनके बीच का एंगल 30 है, तो मैं ट्राइंगल का एरिया तो निकाल लूँ। और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमको फार्मूला पता है θ/360 इंटू πr², ठीक है। दोनों ही केस में हमको रेडियस चाहिए। सो देर इज़ अ वेरी गुड एंड क्विक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री विच इज साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है कि द साइन ऑफ एनी एंगल एंड द साइड अपोजिट ऑफ इट, है ना, उसका जो रेशियो होगा वो हर एक साइड और सामने वाले एंगल के लिए बराबर होगा, राइट। सो 10√3 के सामने साइन 120 है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 260, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा cos theta. So sin 2 into 60 which is 120 is nothing but 2 into sin 60 cos 60, है ना। sin 60 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2 और ये हो गया 2, 2 से 2 गया। ओवरऑल sin 120 की वैल्यू आई √3/2, ठीक है, विच इज़ 20√3/2। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सॉरी 20√3/2 नहीं, 20 डिनोमिनेटर में आएगा 10√3 के उसमें। तो 10√3/2 ये 2 जो है वो ऊपर चले जाएगा, तो 20√3/√3 इज द रेशियो, राइट। दिस विल बी इक्वल टू रेडियस अपॉन साइन थीटा, साइन 30, है ना। तो रेडियस मेरे को पता नहीं है पर मेरे को साइन 30 पता है, विच इज साइन 30 इज 1/2, बट 1/2। तो यहाँ पे 2 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा, है ना। मैं थोड़ा सा रफ वर्क ज़्यादा कर रहा हूँ, है ना, बिकॉज कैट में भी कुछ ऐसा ही करना है, ठीक है। यहाँ पे √3 से √3 गया, 2r इज इक्वल्स टू 20, तो r इज इक्वल्स टू 10, मतलब मेरा रेडियस तो आ गया 10। अब मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, रेडियस मेरा 10 आ चुका है। अब लेट्स अप्लाई। सो एरिया ऑफ एंटायर सेक्टर विल बी 120/360, है ना। पूरे सेक्टर का एंगल जो है 120/360 इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर, ये हो गया 1/3। तो π/3 इंटू लेट से 100 है तो अभी, है ना। उसमें से मेरे को ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, स्मॉलर रीजन का निकालना है, इसलिए मेरे को ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ए बी साइन थीटा विच इज 10 इंटू 10√3 इंटू साइन थीटा, दैट इज 1/2, राइट। तो दैट इज, देखो ये हो गया 100, ये हो गया 4 2 2, 100/4 is 25√3, right? So the answer will be π/3 into 100 minus 25√3। 25 कॉमन निकाल लेते हैं अपन, तो 25 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4π/3 minus 25, और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, 25 कॉमन 4π/3 माइनस √3 होगा, -25 नहीं, -√3, विच इज़ आवर थर्ड ऑप्शन। आंसर इज थर्ड ऑप्शन। तो हमने इसमें क्या किया, हमने एरिया के दो कॉन्सेप्ट लगाए, एरिया ऑफ सेक्टर लगाया, हाफ ए बी साइन थीटा से ट्राइंगल का एरिया माइनस करके माइनस सेगमेंट का एरिया निकाला, एंड जस्ट टू फाइंड द रेडियस वी यूज्ड साइन रूल, राइट। चलो, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। Okay, so in this question what is happening, there is a triangle ABC, है ना, और ABBCAC के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं MNP, और मीडियंस ड्रॉ करेंगे
तो वो एम पी एम एन और एन पी को एक्स वाई जी पे वो कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो लेट्स से ये ट्राइंगल है, माय बैड अगेन, सॉरी फॉर द ड्राइंग। और लेट्स से ये एम, ये पी, ये एन है, एम एन पी, और ये ए बी सी, दिस इज एन, राइट। अब बोला है कि एम पी एम एन और इसको मीडियंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स वाई जी पे। तो एक्स वाई जी, और इससे एक ट्राइंगल बन रहा है एक्स वाई जी से, थोड़ा सा खराब सा ड्राइंग है, उसका एरिया निकालना है। तो बोल रखा है कि ए बी सी का एरिया दे रखा है और ऐसा कह रखा है कि एक्स वाई जी का एरिया निकालना है। सो मैंने इसको थोड़ा बेटर तरीके से बना रखा है ना, जिससे कि थोड़ा सा आसानी हो। बट यहाँ पे कुछ कोर प्रिंसिपल्स हमको समझने पड़ेंगे। अगर ज्योमेट्री सही से पढ़ा है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये एम एन पी है, ये एक्स वाई जी है। अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पे नीचे मीडियन खींच रहा हूँ, ठीक है, और कैसा भी ट्राइंगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मीडियन खींच रहा हूँ, तो मेरे लेफ्ट साइड का जब, अच्छा ये एक पीपीटी का फॉर्मूला है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये रेशियो सेम है, मतलब ये लाइन इससे पैरेलल है। एम पी जो है वो बी सी से पैरेलल है। एम पी अब बी सी से पैरेलल होने की वजह से ए एक्स एम और ए एन बी, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, राइट। और हम कह सकते हैं कि दिस वाला पार्ट इज हाफ ऑफ दिस वाला पार्ट, है ना। वैसे ही हाँ करेक्ट, और वैसे ही ये वाला पार्ट भी प्रूव हो जाएगा हाफ ऑफ दिस वाला पार्ट। सो एंटायरली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एंटायर एम पी का मिड पॉइंट जो है वो हो जाएगा एक्स। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ पर हो जाएगा z। तो x y z आर ऑल्सो मिड पॉइंट्स ऑफ एम पी एम एन एंड एन पी, राइट। सो अब बहुत बड़ा कॉमन सेंस है कि आप जब मिड पॉइंट को कनेक्ट करते हो सबके, तो 4 इक्वल ट्राइंगल्स जो है वो मिलते हैं आपको। दैट इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस अमंग आर टीचर्स एंड अदर टीचर्स एज वेल, कि हम बता ही देते हैं कि भाई अगर आप मीडियन को कनेक्ट कर दोगे तो 4 ट्राइंगल बनेंगे, उनके एरिया सेम होंगे। सो मेरा सबसे बड़ा ट्राइंगल है वो है 440 का, वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो हर एक का आएगा 360। दैट मीन्स मेरा जो एम एन पी जो है उसका एरिया इज 360, विच अगेन सेम लॉजिक से एक्स वाई जी के 4 के लाइन्स की वजह से, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वजह से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स 360 डिवाइड बाई 4, दैट इज 90। तो ये आ गया मेरा एक्स वाई जी का एरिया। सबसे आसान क्वेश्चन था कैट 24 के स्लॉट 3 का, है ना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन चेंज हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। Sam can complete a job in 20 days working alone. Mohit is twice as fast as Sam and thrice as fast as Ayana in the same job. So अगर मैं देखने जाऊँ, लेट्स से ये सैम का रेट, टाइम इतना, रेट इतना, और वर्क, इसकी एक टेबल बना लेते हैं अपन। सैम, मोहित और आयना, आयना ही ना, हाँ आयना ही है, राइट। सैम जो है वो 20 दिन में काम खत्म करता है। अब मोहित जो है दैट इज ट्वाइस एज फास्ट एज सैम, दैट मीन्स मोहित 10 दिन में काम खत्म कर देगा। वेयर एज मोहित इज थ्राइस एज फास्ट एज आयना, दैट मीन्स आयना जो है मेल है फीमेल है, 30 दिन में काम खत्म होता है उससे, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं वर्क 60 लूँ तो इसका रेट होगा 3, इसका रेट होगा 6, इसका रेट होगा 2, विच मेक सेंस। मोहित आयना से 3 गुना तेज है और सैम से 2 गुना तेज है व्हेन इट कम्स टू एफिशिएंसी और रेट, ठीक है। अब क्या बोल रखा है कि पहले दिन सैम और मोहित काम करेंगे, दे अंडरटेक अ जॉब विद एन अरेंजमेंट वेयर सैम एंड मोहित वर्क ऑन टुगेदर ऑन द फर्स्ट डे, सैम एंड आयना ऑन सेकंड, मोहित एंड आयना ऑन थर्ड, एंड दिस 3-day पैटर्न इज रिपीटेड टिल द वर्क गेट्स कंप्लीटेड। तो ये पैटर्न चलते रहते हैं। तो पूछा है कि क्या फ्रैक्शन ऑफ काम जो है
वो सैम ने किया होगा। सो पहले हम देखते हैं कि एक साइकिल के अंदर हम पहले ये देखते हैं कि एक साइकिल के अंदर हम लोग कितना काम करवा पाते हैं लोगों से, ठीक है। तो एक साइकिल के अंदर कितना काम हो रहा है, तो सैम प्लस मोहित जो है वो एक दिन में 3 + 6 विच इज़ 9 यूनिट काम करते हैं। सैम प्लस आयना जो है वो 8 यूनिट काम करते हैं। मोहित प्लस आयना जो है सैम प्लस आयना जो है वो 5 यूनिट काम करते हैं। माय बैड। मोहित प्लस आयना 8 यूनिट काम करते हैं। 5 यूनिट 8 यूनिट, ठीक है। सो अगर एक साइकिल में मैं देखने जाऊँ तो काम कितना हो रहा है, 8 और 5 13 + 9 22 काम हो रहा है। ऐसी कितनी साइकिल्स जा सकती है? आई हैव टू कंप्लीट 60 यूनिट ऑफ वर्क। सो 60 22 × 3 तो वो तो 60 के ऊपर चल जाएगा। सो मैं 2 साइकिल ऐसे करवा लेता हूँ। दैट मीन्स 44 यूनिट टास्क तो हो चुका है, ठीक है। ऐसी 2 साइकिल चलेगी और उसके अंदर सैम ने हर एक साइकिल के अंदर 2 दिन काम किया है। 2 साइकिल मतलब सैम ने 4 दिन काम किया है। सैम की रेट है 3, तो 4 × 3 विच इज 12। तो अभी तक सैम ने 12 यूनिट काम किया। अब बाकी रहता है आगे का काम, 44 से आगे का काम। तो कितना बाकी है, तो वो 16 यूनिट काम बाकी है। 16 - 44 16 यूनिट। अब साइकिल ख़त्म होने के बाद में वापस से सैम और मोहित आएंगे, उसमें से 9 यूनिट काम कर लेंगे, तब बाकी रहा 7 यूनिट काम, ठीक है। फिर आएंगे सैम और आयना, वो इसमें से 5 यूनिट काम कर लेंगे, तो बाकी रहा 2 यूनिट काम, जो लास्ट में मोहित और आयना आके कर लेंगे। दैट मीन्स सैम ने 2 और दिन काम किया है। एक दिन की रेट 3 है, तो 2 दिन की काम की रेट होगी 6। सो ओवरऑल 18 यूनिट काम हुआ है। 18 यूनिट वर्क इज डन इन फ्रंट ऑफ टोटल 60। टोटल 60 के सामने सैम ने 18 यूनिट काम किया है। 6 3s are 6 10s are 3/10। दिस इज द आंसर कि सैम ने कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क किया है, 3/10, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज हैपनिंग, पहली बात तो ओके। सो एवरेज ऑफ 3 distinct real numbers is 28. If the smallest number is increased by 7 and the largest number is reduced by 10, the order of the numbers remains unchanged. So there are 3 numbers. So let's say कि A, B, C 3 नंबर है और मैं इनका ऑर्डर ऐसा लेता हूँ क्योंकि स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट की बात चल रही है, तो ऐसा ही मान के चलते हैं कि भाई ये है, ठीक है। तो उसमें बोला कि द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ स्मॉलेस्ट नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 7। सो A डैश मान लेते हैं, एक नई एंटिटी आएगी जो कि है A + 7 एंड द लार्जेस्ट नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 10। तो B लार्जेस्ट B नहीं है, लार्जेस्ट C है। C डैश इज C - 10। डन। तो उसने बोला है कि ऑर्डर जो है वो अनचेंज रहता, तो इसके बाद में भी ऑर्डर जो है वैसा ही रहेगा, A डैश B C डैश, है ना। सो अगर एवरेज जो है वो 28 है, दैट मीन्स A + B + C जो है दैट इज इक्वल्स टू 84। एंड नाउ हमारे अगर मैं A डैश B और C डैश की बात करूं तो ये चीज़ बोल रहे हैं कि C डैश जो है वो 10 मार्क्स से गिरा है, 10 पॉइंट से गिरा है, A 7 पॉइंट से बढ़ा है। सो टोटल 3 पॉइंट गिरे हैं, दैट मीन्स इन सबका सम होगा 81, ठीक है। चलो अब अपन लेते हैं, अच्छा 81। सो अगर मैं एवरेज ऑफ इन तीनों का निकालने जाऊं तो कितना आएगा, 27, है ना। 3 एंटिटीज, तीनों का सम 81 है, डिवाइड बाय 3 करेंगे, 81 डिवाइड बाय 3 इज 27, राइट। तो बोला एंड द न्यू अर्थमेटिक मीन विच इज 27, अभी हमने निकाला है, बिकम्स 2 मोर देन द मिडल नंबर। सो मिडल नंबर वाज B एंड अर्थमेटिक मीन जो नया आया है वो 2 ज़्यादा है, दैट मीन्स जो नंबर है वो 25 होगा, B जो है वो 25 होगा, ठीक है। While the difference between the largest and the smallest number, largest is C dash, smallest is A dash, है ना, is 64. Done. Smallest number and largest number become 64, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास में B25 आ चुका है और मैं उसको अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे को A dash + C dash मिल जाएगा। तो A dash + C dash इज इक्वल्स टू 25। ये 25 इधर जाके माइनस होगा,
25 माइनस होगा तो आएगा 56। ठीक है, ये दो लीनियर इक्वेशन को ऐड करेंगे तो a डैश से a डैश चले जाएगा तो 2c डैश इज इक्वल्स टू 120, तो c डैश इज इक्वल्स टू 60। अब ये c डैश है, उसने लास्ट में पूछा क्या है, द लार्जेस्ट नंबर इन द ओरिजिनल सेट ऑफ 3 नंबर इज व्हाट। अब वो बोल रहा है जो लार्जेस्ट नंबर ओरिजिनल सेट में था दैट वाज c इज व्हाट, c डैश की वैल्यू 60 आई है, यहाँ पे पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में, है ना। तो क्या आएगा, 60 इज इक्वल्स टू c माइनस 10, तो c इज इक्वल्स टू 70। तो आंसर द लार्जेस्ट नंबर वाज 70, आंसर इज 70। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये क्वेश्चन फिर से देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, और टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्लासिकल क्वेश्चन है। आई गेस हर इंस्टीट्यूट की बुक में सवाल होगा ही, फिक्स होता ही है ना। एक ट्रेन है, यूनिफॉर्म स्पीड पे एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो ऑब्वियसली समय कम लेती। कितना कम समय लेती, 4 घंटा कम लेती। वहीं पे स्पीड अगर 6 किलोमीटर पर आवर कम है, स्पीड कम है तो टाइम 6 घंटे ज़्यादा लेगी। सो पहला केस क्या है कि स्पीड बढ़ रही है, तो मैं मान लेता हूँ कि ओरिजिनल केस तो यही था। ठीक है, दिस इज माई डी, ठीक है, डिस्टेंस। सो अब नया केस क्या है कि अगर वो कितना 6 की स्पीड से ज़्यादा चलती है, 6 चलती है, तो वो टाइम जो है 4 घंटा कम लेगी। ये भी तो मेरा डी है। दूसरा केस ये कह रहा है कि दूसरा केस ये कह रहा है कि s माइनस 6 चलती है तो t प्लस 6 लेती है, 6 घंटा ज़्यादा लेती है, तब भी तो डिस्टेंस d ही ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमारे पास में, इसके ऊपर से हमको चीज़ें करनी है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम st के बराबर रख देंगे। ठीक है, सो देखो इसको सॉल्व करते हैं। st माइनस 4s प्लस 6t माइनस 24 इज इक्वल्स टू st। ठीक है, एंड आपका st से st गया तो 6t माइनस 4s इज इक्वल्स टू 24। दोनों तरफ 2 से काट देते हैं तो आ जाएगा 3t माइनस 2s इज इक्वल्स टू 12। सो मेरा एक इक्वेशन बन रहा है 3t माइनस 2s इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरा इक्वेशन ये वाला st प्लस 6s माइनस 6t माइनस 36 इक्वल्स टू d विच इज इक्वल्स टू st। आपका st से st कट गया, 6s माइनस 6t इज इक्वल्स टू 36, s माइनस t इज इक्वल्स टू 6। तो मेरा दूसरा इक्वेशन है s माइनस t इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन लगा ले रहे हैं, एलिमिनेशन नेचुरल जो हमारा होता है वही है ना। तो 2s उड़ा देते, तो नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन तो 3t माइनस 2s इज इक्वल्स टू 12 है, नीचे वाली इक्वेशन हो जाएगी 2s माइनस 2t इक्वल्स टू 12। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो 2s से 2s कट जाए, 3t में से 2t गया तो t बाकी रहेगा, तो t की वैल्यू आ गई 24। अब इस t की वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में रख देंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 30। और हमको पूछा डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस तो हमको पता है s इंटू टी है, 30 इंटू 24 विच इज इक्वल्स टू 720। आंसर इज 720 किलोमीटर। क्वाइट ईजी। सब लोगों ने खुद के कैट ट्रिप में एक बार तो ये सवाल लिखा ही होगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है, देयर आर 2 पीपल राजेश एंड विमल, जो कि 20 हेक्टेयर राजेश और 30 हेक्टेयर विमल ओन करता है, which are entirely covered by wheat and mustard crop. The cultivation area of wheat and mustard in the land owned by Vimal are in the ratio 5:3. So 2 लोग हैं, एक है राजेश
एक है विमल और राजेश के पास में 20 हेक्टेयर है, विमल के पास में 30 हेक्टेयर है ना। और विमल का जो है वो वीट इज टू मस्टर्ड का जो रेशियो है वो है 5:3 का, है ना। इफ़ द टोटल कल्टीवेशन एरिया ऑफ वीट इन मस्टर्ड आर इन द रेशियो ऑफ 11:9, तो उसने बोला अगर टोटल ज़मीन जो है मतलब 50 की 50 हेक्टेयर ज़मीन जो है, ठीक है, उसके अंदर वीट और मस्टर्ड का रेशियो जो है दैट इज़ 11:9, तो उसने कहा है द रेशियो ऑफ कल्टीवेशन एरिया ऑफ मस्टर्ड एंड लैंड ओन बाय राजेश। तो मान लेते हैं कि राजेश का एक्स और वाई रेशियो था, ठीक है। राजेश जो है उसकी ज़मीन जो है एक्स और वाई रेशियो के अंदर है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मैं खाली और खाली राजेश का पोर्शन देखने जाऊँ और रेशियो भी नहीं, एग्जैक्ट मान ही लेते हैं कि एक्स और वाई में ही है, या फिर एक्स और मैं मस्टर्ड को 20 - x कर लेता हूँ कि एक्स में वीट डाला है, 20 - x में मस्टर्ड डाला है, ठीक है। सो अगर मैं ये देखने जाऊँ तो मैं ऐसा कहूँगा कि विमल का 30 एकड़ टोटल 8 पार्ट में डिवाइड हुआ, जिसमें 5 पार्ट में उसने अपना वीट डाला है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 5/8 ऑफ 30 प्लस राजेश ने x जो डाला वो सब मिलाकर ओवरऑल ज़मीन के 20 टुकड़े हैं, 20 टुकड़े, जिसमें से 11 के अंदर वीट है। ये मेरा पहला इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये गया 55/2 और ये मान लेते हैं अपन 15, और ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, है ना। तो ये हो जाएगा 15 × 5 75/4 6। तो x इज इक्वल्स टू 55/2 - 75/4। ऊपर नीचे दोनों तरफ 4 से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वेशन बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 110/4 - 75/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 110 ना, 25 + 10 35, 35/4, ठीक है। अब अगर मेरी पूरी ज़मीन x जो है विच इज़ वीट वो 35/4 है, ठीक है। मैं नीचे का एक बार के लिए मिटा देता हूँ। तो मस्टर्ड कितने में लगा हुआ होगा वो वाली बात है। तो मस्टर्ड लगा हुआ होगा 20 - x में, तो मस्टर्ड निकाल लेते हैं, ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं। 20 - 35/4, करेक्ट। तो 4 × 2 80 - 35/4, तो ये हो जाएगा आपका 45/4। तो अगर मैं रेशियो निकालने जाऊँ, ये वीट की ज़मीन है, ये मस्टर्ड की ज़मीन है, दोनों का रेशियो क्या होगा, एक 35/4 में लगा रखी है रेशियो, एक 45/4 में लगा रखी है। 4 से 4 गया, 5 7 5 9, तो 7:9 के रेशियो में राजेश ने जो है कल्टीवेशन वो खुद डिवाइड कर रखा है, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज डन, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कहा है कि एक रेगुलर ऑक्टागन है ABCDEFGH जिसका साइड का लेंथ इज 6 सेंटीमीटर एच, देन द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज ACEG। तो उसमें बोला है द स्क्वायर, जो बीच में स्क्वायर बन रहा है ACEG, उसका एरिया क्या होगा, है ना। तो हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो रेगुलर ऑक्टागन है टेक्निकली वो एक बड़े स्क्वायर की एजेस काट के बना होता है। तो ये जो अंदर शेप बना है ये वाला, दिस इज अ रेगुलर ऑक्टागन, है ना। तो मैं उसको एग्जैक्ट तो नहीं बना पाया हूँ, बट हाँ आई हैव ट्राइड समथिंग। सो दिस इज द स्क्वायर, राइट। एंड अगर हम इसमें कट डालेंगे तो ऑक्टागन कुछ ऐसा दिखेगा। तो AECDEE FGH, राइट। ABCDEFGH ये सारे हैं, ठीक है। और
ABCDEFGH में उसने बोला है ACGEG। मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट सेम ही कलर है। ACEG, ये वाला जो स्क्वायर है ये कितना होगा? ठीक है। सो अगर मेरे को इस स्क्वायर का एरिया निकालना है, मतलब मैं कोई भी एक साइड निकाल लूँ। इन लोगों ने हमको पहले बता दिया कि स्क्वायर है, तो आपको खुद के साथ में डिबेट करने की ज़रूरत ही नहीं कि स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो खुद के ज्योमेट्रिकल सेंसेस वहाँ पे छोड़ देने होते हैं। तो ए और जी अगर मेरे को मिल जाए तो मेरे को डायरेक्टली पता है, लेट से वो उसका ए स्क्वायर है, ए जो है वो उसकी लेंथ है। तो अगर मैं ए स्क्वायर निकाल लूँ तो बहुत हो गया, है ना। और ए स्क्वायर मेरे को डायरेक्टली मिल जाएगा इफ़ आई फाइंड दिस लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ लगाऊं, है ना। तो और इन दोनों में पाइथागोरस लगाऊं तो मेरे को हाइपोटेनस का स्क्वायर मिलेगा, विच इज आर ए स्क्वायर। ठीक है, तो टेक्निकली सिर्फ हमको पाइथागोरस लगाना और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, हमको क्या पता है कि ए से लेकर एच तक की जो साइड है वो 6 है, और एच से लेकर जी तक की जो है वो 6 है, राइट। और एक्सटर्नल एंगल जो होता है इन ऑक्टागन, दैट इज 360/8 विच इज 45। तो मैं बोल सकता हूँ ये 45 है, ये 45 का एंगल है। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लटर हटा देता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा आसान दिखेगा, है ना। तो हमको सिर्फ ये निकालना है। हमको ये पता है कि ये 6 है, ये 6 है, और इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो 45 है। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो 45 होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब अगर ये वाला एंगल 45 है तो हमको एक रूल पता होगा, 1:1:√2। ये हम यूज़ करते हैं जब एक 45 90 डिग्री का एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो जो साइड्स अपोजिट 45 एंड 90 जो भी है डिग्री, उसके अपोजिट वाली जो साइड्स हैं वो रेशियो में होती है 1:1:√2 के। जैसे 30 60 90 का भी एक रेशियो है, वैसे ही इसका भी एक रेशियो है, तो 1:1:√2। तो मुझको क्या पता है कि 90 के सामने वाला जो पार्ट है दैट इज 6, और 90 के सामने वाली साइड होती है √2। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 6 के सामने वाली साइड जो है वो है √2। ठीक है, तो 45 के सामने वाली जो साइड है विच इज यहाँ पर हम नीचे 1 ले रहे हैं, वो क्या होगी? नीचे हमने ये वाला रेशियो लिया, ऊपर हमने ये लिया। ये जो चीज़ है आप साइन रूल के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को क्या मिल गया कि x इज इक्वल्स टू 6/√2। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 45 के सामने वाली ये वाली साइड जो है दैट इज 6/√2, और ये भी तो आपका 45, ये वाला एंगल भी तो 45 है, तो ये वाली साइड भी कितनी हो गई? 6/√2। तो ये वाला पूरा साइड कितना हो गया? 6 + 6/√2, और ये वाला साइड है 6/√2, है ना। तो 6/√2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विच इज 6 + 6/√2 का होल स्क्वायर विल गिव मी ए स्क्वायर, जो हमारा एरिया। तो मैं LHS से सॉल्व करता हूँ, मेरे को एरिया मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 36/2, ये हो जाएगा, सॉरी बीच में आएगा प्लस, ये होगा 6 स्क्वायर प्लस 36/2 प्लस 2AB, तो 2 × AB, है ना। √2 से इधर एक √2 कट जाएगा तो इधर √2 आ जाएगा। सो ओवरऑल क्या बना? ओवरऑल बना ये हो गया 18, ये हो गया 18, ये 18 और ये 18 जोड़ के हो गया 36, प्लस एक ऑलरेडी 36 है, प्लस 36 √2, तो 72 प्लस
36√2 इज द आंसर। पर वैसे फॉर्मेट में दे नहीं रखा है, मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, 36 निकाल सकता हूँ। सॉरी, लेट मी इरेज। कॉमन क्या निकाल सकता हूँ मैं, 36 निकाल सकता हूँ। तो मैंने 36 कॉमन निकाला, तो अंदर बाकी रहा 2 + √2। ये कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। सो द आंसर इज सेकंड ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज हैपनिंग, ऐसा कहा है कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ 250 स्टूडेंट्स, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स वाज एटलीस्ट 44%। तो जो लड़कियां हैं वो कम से कम 44% है, एंड एट मोस्ट 60%, ज़्यादा से ज़्यादा 60% है। सो अगर लड़कियां 40% है, 44% है, तो लड़के उस केस में 56% होंगे, और अगर लड़कियां ये है 60% है, तो लड़के उस केस में 40% होंगे, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर बॉयज, ठीक है। ईच स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर आइदर स्विमिंग और रनिंग बोथ। इफ 50% ऑफ द बॉयज एंड 80% ऑफ द गर्ल्स ऑप्टेड फॉर स्विमिंग, while 70% of the boys and 60% of the girls opted for running, then the minimum and maximum possible number of students who both opted for both। ठीक है, चलो। सो लेट्स अप्रोच दिस क्वेश्चन फ्रॉम वेन डायग्राम का परस्पेक्टिव। मान लो ये स्विमिंग है, ये रनिंग है, A, B, C। A is the people who opted only for swimming, B is who opted for both, and C is who opted for only running। Now what we need to find is कि the maximum value of B and the minimum value of B, that is what we are supposed to find, right? So how we are going to do it? So पहले तो देख लेते हैं कि स्विमिंग एज एन ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले कितने लोग हैं। सो यहाँ पे लिख रखा है if 50% ऑफ द बॉयज, सो लेट्स से बॉयज जो है और गर्ल्स जो है, ठीक है, बॉयज जो है वो मान लेता हूँ मैं x है, और गर्ल्स जो है वो मान लेते हैं 250 - x है, ठीक है। तो ऐसा कहा है 50% ऑफ द बॉयज, दैट मीन्स x/2, 50% ऑफ द बॉयज, एंड 80% ऑफ द गर्ल्स, दैट इज 8/10। थोड़ा सा जहाँ कम पड़ेगा, वेट इरेज इट, मैं इवेंट डायग्राम भी थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। स्विमिंग, रनिंग, सॉरी रनिंग, A, B, C, ओके। सो x/2 बॉयज़ जो है वो स्विमिंग को बिलोंग करते हैं, और 8/10 ऑफ 250 - x है ना, ये लड़की है जो स्विमिंग को बिलोंग करती है। वाइल 70% ऑफ द बॉयज़, दैट इज 7/10 ऑफ x, एंड 60% ऑफ द गर्ल्स, दैट इज प्लस 6/10 of 250 - x opted for running, then the minimum and maximum possible values on the question। So मुझे पता है कि स्विमिंग वाले लोग हैं, और स्विमिंग इज A + B, तो A + B इज इक्वल्स टू 8/10 ऑफ, इसको मैं पूरा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो x/2 में यहाँ पे लिख देता हूँ। 8/10 ऑफ 250 इज 200, तो प्लस 200 minus 8/10 of x, और लेट्स डू वन थिंग, इस x/2 को भी 5/10x लिख लेते हैं, हो गया 5/10x, दैट इज एसेंशियली 1/2 ओनली, बट जस्ट बिकॉज LCM दोनों का बेस सेम है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि A + B इज इक्वल्स टू 200 - 3/10 of x। डन। अब हम जाते हैं ओनली रनिंग वाले उस पर, दैट इज B + C। तो रनिंग इज B + C, विच इज इक्वल्स टू 7/10x प्लस 6/10 ऑफ 250, 10 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 गया, 6 × 25 इज 150 माइनस 6/10 ऑफ x। तो मेरे को B + C की क्या वैल्यू मिल गई, B + C की वैल्यू मिल गई 150, इसमें से ये गया तो प्लस x/10, ठीक है, ओके। सो इतना मिल गया, तो मैं जो प्रोसेस वाली चीज़ें थी वो सारी हटा देता हूँ, जैसे ये कुछ काम का नहीं है, अभी इसको साइड में रख देते हैं, इसको हटा दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, तो इसको हटा देते हैं। ये वैल्यूज़ भी हमने सिंप्लीफाई कर ली है, थोड़ा सा कम क्लटर होगा तो आई गेस
बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। डन। नाउ वी नो वन मोर इक्वेशन विच इज़ a प्लस बी प्लस सी। तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मिलाकर बच्चे तो 250 ही होंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को जोड़ूंगा तो। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को एडअप करूंगा तो आएगा a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 350, 200 प्लस 150, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो -2/10x। इसको हम लिख सकते हैं x/5। ठीक है, नाउ इफ आई सब्सट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन आई विल ओनली गेट b, है ना, या क्योंकि यहाँ पे 2b है, सारी वैल्यूज एक एक बार कट जाएगी, a से a कट जाएगा, 2b में से एक b चले जाएगा, c से c कट जाएगा, तो दैट विल गिव मी, इफ आई विल सब्सट्रैक्ट ऑन LHS दैट विल गिव मी ओनली b, and on RHS it will give me 350 minus 250 which is 100, है ना, minus x/5, ये इक्वेशन। अब यहाँ से मेन लॉजिक शुरू होता है। यहाँ तक तो आई गेस इट वाज बेसिक, ज़्यादा दिमाग लड़ाने वाली ज़रूरत नहीं थी। अब ये है कि x है क्या, x इज नंबर ऑफ गाइज, नंबर ऑफ बॉयज़, है ना। ये जितना ज़्यादा होगा, जस्ट बिकॉज इधर एक माइनस का साइन है, ये जितना ज़्यादा होगा b की वैल्यू उतनी मिनिमम जाएगी, है ना। तो बॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा 56% हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हो नहीं सकते। तो हम निकाल लेंगे 56% ऑफ 250 कितना होता है, 0 से 0 गया 5 आर, 5 2s आर, 2 से ये 28 टाइम जाएगा, 28 इंटू 5 इज़ 140, है ना। तो x की वैल्यू मैक्सिमम 140 हो सकती है, विच इज़ 100 माइनस 140/5, है ना। 5 से कितनी बार जाएगा, 5 2s आर, ठीक है, और 4 और 8 28 बार जाएगा। तो 100 माइनस 28 b इज इक्वल्स टू 72। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, है ना। 72 दो ऑप्शंस में है, इन दोनों में 2 सेकंड और थर्ड में, तो इसमें से ही कोई आंसर होगा। ठीक है, तो मैं कहीं पे साइड में सही जगह पे लिख लेता हूँ, लेट मी राइट इट हियर। मिनिमम वैल्यू जो है वो 72 आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब x मिनिमम होगा, और x मिनिमम कब हो रहा है, x मिनिमम हो रहा है 40 पे, है ना। जो लड़के हैं वो कम से कम 40 होंगे, है ना। 40% ऑफ 250। सो अगर हम कैलकुलेशन करें वापस से 40% ऑफ 250 की, 40% ऑफ 250 विच इज़ 4/10 ऑफ 250, है ना। 0 से 0 गया तो ये हो गया 100, और x की जगह मैं 100 रख दूँ अगर, b इज इक्वल्स टू 100 माइनस 100/5, तो 5 से जाएगा 20 बार, है ना। तो b इज इक्वल्स टू 80। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b। ज़्यादा से ज़्यादा 80 बच्चे, दो लोग चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं, कम से कम 72। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक रिमाइंडर का क्वेश्चन है, पैटर्न मेथड से सॉल्व हो सकता है। फॉर्मेट लगाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, है ना, मतलब लेंदी हो सकता है। वो भी लगाओगे तो भी हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि हमको 10⁻68 डिवाइड बाई 13 का रिमाइंडर निकालना है। तो पैटर्न मेथड क्या कहता है, पैटर्न मेथड ये कहता है कि आप हर एक पावर का रिमाइंडर निकाल लो। तो जैसे यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 10, ठीक है, 10⁻², है ना, डिवाइड बाय 13। तो इतनी मेहनत नहीं करनी होती, इसको सीधे 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 आएगा, 100 डिवाइड बाय 13 करोगे, 13 की टेबल में 91 आता, तो रिमाइंडर आएगा 9, ठीक है। एंड सो ऑन हमको पैटर्न निकालना है, ठीक है। 10⁻³ डिवाइड बाय 13, तो 9 इंटू 10 कर लो 90, है ना, और 90 और इसके अंदर आता है 78, है ना। 13 की टेबल में 78 आता है ना, 90, तो रिमाइंडर आएगा 12, है ना। यहाँ पर आ गया 120, है ना। 10⁻⁴ निकालेंगे
तो पुराने रिमाइंडर को वापस से 10 से मल्टीप्लाई किया, 120 डिवाइड बाई 13, 117 कम्स इन दैट, तो ये इसका रिमाइंडर आएगा 3। इसको हमने वापस से 10 से मल्टीप्लाई किया, 30, रिमाइंडर आएगा 4, 10 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइड बाई 13, रिमाइंडर आएगा 4। 4 इंटू 13 वापस 4 इंटू 10 वापस करेंगे 40, तो 10 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइड बाई 13, रिमाइंडर आएगा आपका 40 आपको 13 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, ये मैं कैसे कर रहा हूँ, बेसिकली एक रूल ऐसा होता है कि जो प्रीवियस टर्म का रिमाइंडर आ रहा है, प्रीवियस पावर का रिमाइंडर आ रहा है, जैसे 10 रेज़ टू द पावर 1 का जो रिमाइंडर आ रहा है, उसी में ही अगर मैं मेरे जो डिविडेंड है उसको माइनस कर दूँ और फिर 13 से डिवाइड करूँ, जो डिवीज़र है उससे डिवाइड करूँ, तो रिमाइंडर सेम ही आएगा। सो जैसे मैंने यहाँ पे 10 स्क्वायर निकालने की जगह मैंने सीधे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 क्यूब अलग से निकालने की जगह मैंने 9 इंटू 10 किया। 1000 डिवाइड बाई 13 करने में बहुत मेहनत है, मैंने 9 इंटू 10 किया, 19 डिवाइड बाई 13 किया, राइट। सो दैट इज़ अ कंसेप्ट वो क्लास में पढ़ाया हुआ है हमारा। तो यहाँ से क्या मिलता है, मैं अब ये पैटर्न इस्टेब्लिश हो गया, इसके आगे निकालूंगा तो वापस से ये पैटर्न फॉलो होगा। सो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एवरी 6th पावर इज गोइंग टू बी बोलते ना इज गोइंग टू गिव मी रिमाइंडर 1। अब ये है 10 रेज़ टू द पावर 68, तो मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, 10 रेज़ टू द पावर 66 डिवाइड बाय 13, और यहाँ पे कर सकता हूँ 10 रेज़ टू द पावर 2, राइट। और ये वाला पोर्शन जो है ये हमेशा मेरे को रिमाइंडर देगा 1, है ना, क्योंकि ये 6 का एवरी 6th पावर गिव्स मी 1 एंड दिस इज 6 का मल्टीपल, तो यहाँ तक का रिमाइंडर इज 1। और 10 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइड बाई 13 जो है उसका रिमाइंडर हमने यहाँ पे निकाल ही रखा है, विच इज़ 9, तो आंसर विल बी 9। डन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। T1 T2 का वैल्यू दे रखा है, Tn डिफाइन कर रखा है ना, और बोल रखा है ये जो टर्म है ये हमको यूज़ करना है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सम ऑफ T2 T4 एंड सो ऑन हमको निकालना है। ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज का टिपिकल क्वेश्चन है। T1 जो है मेरा वो है 1, T2 जो है वो मेरा है -1, T3 निकालते हैं, तो T3 क्या होगा, T3 देखेंगे तो n की जगह 3 रखना है, तो 3 माइनस 3 इज़ 0, टेक्निकली पूरा सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, T4 निकालते हैं तो 4 माइनस 3 इज विच इज़ 1 अपॉन 4 माइनस 1 विच इज़ 3 मल्टीप्लाई Tn, तो T4 माइनस 2 विच इज़ T2 माइनस 1, तो ओवरऑल आंसर -1/3। वैसे ही T5 निकालने से पहले अगर हम ध्यान से देखें तो T5 की वैल्यू अगर मैं इधर रखूँगा, ठीक है, तो T5 माइनस 2 इज़ T3 विच इज़ 0, दैट मीन्स मेरा ये पूरा टर्म 0 हो गया, दैट मीन्स इसके 0 होने की वजह से मेरा पूरा टोटल T5 0 हो जाएगा, दिस विल बी 0। सो इससे पता पड़ता है कि हर ऑड टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि T7 देखोगे तो T7 की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं N7 रखता हूँ तो T5 आएगा, एंड T5 अगेन अभी हमने 0 निकाला है तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो T7 भी 0 हो जाएगा, तो इवन ही निकालते हैं। तो T6 निकालूंगा मैं, तो T6 निकालने पे मुझको क्या मिलेगा, n की जगह मैं 6 रखता हूँ, तो 6 माइनस 3 विच इज़ 3 अपॉन 3 माइनस 6 माइनस 1 विच इज़ 5 मल्टीप्लाई Tn माइनस 2, T6 माइनस 2 इज T4 की वैल्यू है -1/3, तो ये वैल्यू है -1/5, है ना। एंड T8 भी ऐसे क्या आएगा, T8 ऐसे आएगा अगर देखने जाए तो 8 माइनस 3 विच इज़ 5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई T8 माइनस 2 इज T6 -1/5, तो 5 से ये गया। सो 8 पे 7 आ रहा है, 6 पे 5 आ रहा है, 4 पे 3 आ रहा है ना, और सब कुछ -1 अपॉन पे आ रहा है। सो जब मैं अगर इसको देखने जाऊँ तो T1 अपॉन T2 विच इज़ 1 अपॉन -1 प्लस 1 अपॉन T4 विच इज़ 1 अपॉन -1/3, जो कि ऊपर जाके मेरा टोटल हो जाएगा -3 प्लस T ये 6 है
है ना, तो T6, तो T6 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/1/5, ये ऊपर जाके 5 हो जाएगा, अगला टर्म -7 है ना, ये -5, अगला टर्म -7, उसका अगला टर्म -9 एंड सो ऑन, है ना। तो और ये मेरा T8 पे 7 निकल रहा है, तो T2024 पे मेरा -2023 निकलना चाहिए, 1/1 -2023। तो मेरा इक्वेशन क्या बन रहा है, तो मेरा इक्वेशन क्या बन रहा है, मतलब मेरा ये पूरा सीक्वेंस क्या बन रहा है, -1 प्लस, या फिर प्लस भी नहीं आएगा क्योंकि अगले टर्म भी माइनस ही है, -1 -3 -5 -7 एंड सो ऑन टिल -2023। नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या है, -2023 इक्वल्स टू, ए क्या है -1, डी क्या है मेरा -2 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -2n +2, है ना। ये अच्छा, इन दोनों को देखेंगे तो इसमें से आएगा +1, और वो +1 जो है -1 +2 +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2024 इक्वल्स टू -2n, तो n इज इक्वल्स टू 1012। ठीक है, तो कितने टर्म्स है, 1012 टर्म्स है। अब सम निकालना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो सम क्या होगा, सम होगा 1012 मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म मेरी है -1, लास्ट टर्म है मेरी -2023, है ना, अपॉन 2, तो 1012 इंटू 2024 जो कि माइनस का है अपॉन 2, है ना। अब इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करना इज ओके, तो लेट मी यूज़ कैलकुलेटर, है ना, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर। तो 1012 मल्टीप्लाई 2024, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, 1012 मल्टीप्लाई 2024 इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाय 2, तो माइनस का 1024 144 minus 1024 144, so the answer is fourth option, right? Let's move to the next question. Okay, so let's see this question. For a non-zero real number of x, let fx plus 2f1 by x is equals to 3x, then sum of all possible values for x, जहाँ पे ये है, तो मेरे को fx एसेंशियली निकालना है। एक इक्वेशन मुझको दे रखी है कि fx प्लस 2f1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3x। अभी इसी के अंदर मैं x की जगह 1 बाई एक्स डाल देता हूँ, तो ये इक्वेशन हो जाएगी f1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, f1 बाई एक्स प्लस 2 fx इज इक्वल्स टू 3 बाई एक्स, करेक्ट, ये वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब मैं नीचे वाली मेरे को fx चाहिए, तो मैं ये वाली वैल्यू हटा देता हूँ, तो नीचे वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 टाइम्स f1 बाई एक्स प्लस 4fx इज इक्वल्स टू 6 बाई एक्स, और इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन हम माइनस कर देते हैं, तो fx प्लस 2f1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3x, माइनस करेंगे तो क्या है, इससे ये कट गया, 4fx में से एक fx गया, 3fx बाकी रहा, करेक्ट, और इधर 6 बाई एक्स में से 3x हट गया, करेक्ट। चलिए अब उसने बोला है फॉर हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज, या फिर सारी सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना,
वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 3। अब एफ एक्स की वैल्यू मेरे को इस इक्वेशन से मिल जाएगी, है ना। तो अगर मैं यहाँ से 3 हटाऊँ तो ये हो गया, ये 3 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो मेरी एफ एक्स की वैल्यू जो है वो आ रही है 2/x माइनस एक्स, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू 3 रख दूंगा, मतलब 3 इज इक्वल्स टू 2/x माइनस एक्स, है ना। इधर x स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x, करेक्ट। सो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है बिकॉज इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो वो दो पॉसिबल वैल्यूज निकाल लेते हैं विच आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उन दोनों का हम सम कर देंगे, ठीक है। तो टेक्निकली यहाँ पे हमको क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स, क्योंकि x की दो पॉसिबल वैल्यूज ही हो रही है, करेक्ट, जो कि इस इक्वेशन से हमको मिलेगी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, और वो जो दो पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका सम निकालना है। तो हम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के उनका सम निकाल सकते हैं, विच इज सम ऑफ रूट्स इज माइनस b/a, तो -3/1, आंसर इज -3। चलिए, ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, a certain amount of water was poured into a 300 liter container and the remaining portion of the container was filled with milk, है ना। Then an amount of solution was taken out from container which was twice the volume of water that was earlier poured into it, ठीक है। तो बेसिकली जितना पानी था उतना बाहर निकाल के वापस उतना पानी डालते हैं, and the water was poured to refill the container again, yes वही। and the resulting solution is contain 72% milk। तो रिजल्टिंग कंटेनर अगर 72% मिल्क कंटेन कर रहा है फॉर अ डे, तो 28% वाटर होगा उसमें, है ना। तो दोनों तरफ से सॉल्व कर सकते हैं, मिल्क की तरफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, वाटर की तरफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मेरे को रिप्लेसमेंट वाला फार्मूला याद ही नहीं आ रहा था, तो आई वेंट विद अ टिपिकल मेथोडोलॉजी, है ना। और वही, तो अगर मैं देखने जाऊँ तो मैंने माना कि x और y ये वाटर है, ये मिल्क है, और मुझको ये पता था कि x प्लस वाई जो है दैट इज इक्वल्स टू 300, ठीक है। अब क्या है कि पहले x तो पानी था ही, उसके अंदर से x अपॉन 300 इंटू 2x, ये रेशियो है, टोटल अपॉन x अपॉन टोटल ऑफ 2x, ये रेशियो माइनस हुआ होगा, ठीक है। मतलब पूरा जो 2x निकला था उसके अंदर से कुछ मिल्क होगा, कुछ पानी होगा, ठीक है। तो पानी कितना होगा, वो होगा पानी का रेशियो x अपॉन टोटल, ठीक है। तो x अपॉन टोटल ऑफ 2x जो था वो पानी निकला, और लास्ट में 2x पानी जोड़ भी दिया गया, पूरा प्योर 100% 2x पानी आया, विच वॉज 28% ऑफ आपका 300, ठीक है। LHS RHS बराबर होने चाहिए, ये हो गया 3x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 300 इज इक्वल्स टू, तो ये गया, तो ये हो गया 84, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 900 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 84 इंटू 300, है ना। सब जगह हाफ कर दूंगा मैं, तो क्या होगा, अच्छा 900x है, ठीक है। सब जगह हाफ कर दूंगा तो ये हो जाएगा 450x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मैं ले रहा हूँ 42 इंटू 300, ठीक है। आई एम राइटिंग दिस हियर नाउ, सही तरीके की क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 450x प्लस 42 इंटू 300 इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन बन रही। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको सम करे तो 450 आए और मल्टीप्लाई करे तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, एंड लकीली इक्वेशन ऐसी ही बनी है। देखो मैं इसी चीज़ को ऐसे ले सकता हूँ, 450x प्लस ये 300 वाला एक जीरो में इधर लगा दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, 420 इंटू 30,
देखो 420 इंटू 30 करूँगा तो मल्टीप्लिकेशन नेट नेट चेंज नहीं हो रहा है, पर 420 प्लस 30 करूँगा तो 450 आ जाएगा। सो मेरे दो रूट्स निकल रहे हैं, एक निकल रहा है 420, एक निकल रहा है 30। एंड जस्ट बिकॉज मेरा इनिशियल जो एंटायरिटी ऑफ वाटर था वो 300 से प्लस हो ही नहीं सकता, तो मैं 420 तो वैल्यू कंसिडर नहीं करूँगा। सो माई इनिशियल वैल्यू ऑफ वाटर वॉज 30। सिंपल है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, फर्स्ट चैप्टर हमारे करिकुलम का सिंपल इक्वेशन for some constant real number p k a consider the following system of linear equation x and y। ये तो इक्वेशन दे रखी है। necessary conditions, necessary word पे emphasis है, condition for the system to have no solution, है ना। तो no solution का सिस्टम क्या कहता है कि अगर let's say a1x plus b1y plus c1 equals to 0 एक इक्वेशन है, a2x plus b2y plus c2 equals to 0 एक इक्वेशन है, तो नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस, मतलब उन दोनों का स्लोप सेम होगा बट दे विल नेवर इंटरसेक्ट, मतलब उनका वाई इंटरसेप्ट सेम नहीं होगा। दैट गिव्स a1 by a2 is equal to b1 by b2 but it is not equal to c1 by c2। this is the condition for no solution, right। so a1 by a2 अगर देखने जाए तो p by x should be equal to, sorry p by x नहीं, p by 3, कहाँ गया इरेजर, p by 3 should be equal to minus 4 by k should not be equal to 2 by a। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज। तो 2 एट अ टाइम ले लेते हैं, पहले इन दोनों को ले लेंगे, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, 3 इक्वेशन बन लीजिए। तो पहले इन दोनों को लेते हैं, तो p by 3 is equals to minus 4k, तो kp equals to minus 12, ये एक इक्वेशन होनी चाहिए, है ना। बट अगर हम हमारा फर्स्ट वाला पार्ट देखें तो वो बोल रहे हैं kp इज, ये माइनस 12 इधर जाएगा तो प्लस 12 उधर जाकर माइनस 12 हो जाएगा, तो kp इज नॉट इक्वल टू माइनस 12, तो ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर ये हो गया। अब हम इन दोनों को लेते हैं, तो p by 3 नॉट इक्वल टू 2 by a, तो AP नॉट इक्वल टू 6, AP जो है 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। और फोर्थ वाली कंडीशन रूल आउट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे AP इज इक्वल्स टू 6 दे दिया है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हमारे पास में 2 ऑप्शंस बाकी रहे, और सेकेंड वाला हम कह नहीं सकते, इट कैन बी बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है ना। लास्ट माइनस 4 by k नॉट इक्वल टू 2 by a, तो माइनस 4 by a नॉट इक्वल टू 2 by a, तो ये 2 गया, माइनस 2a इज इक्वल्स टू k नॉट इक्वल टू k, है ना। तो 2a प्लस k नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या ये एक नेसेसरी इक्वेशन है? हाँ, ये एक नेसेसरी इक्वेशन है। कौन सा ऑप्शन है ये? थर्ड। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वाज सपोज्ड टू बी डन। ओके, सो इस क्वेश्चन में देखते हैं, द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस। सो इस क्वेश्चन में 10x को t मान लो, तो इक्वेशन रिफ्रेज हो जाएगी t प्लस 4 by t इक्वल्स टू 81 by 2, करेक्ट। इक्वेशन इस तरीके से रिफ्रेज हो जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, टी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 81 by 2t, एंड इसको वापस से हम रिफ्रेश करके लिख सकते हैं 2t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 84 नहीं 8 माइनस 81t इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ 2t स्क्वायर माइनस 81t प्लस 8 इक्वल टू 0, राइट। इस हिसाब से इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो श्रीधराचार्य से डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। ओके ओके सॉरी। सो करते हैं माइनस बी इज दिस, तो माइनस बी दैट इज प्लस 81 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर कितना होता है 361, 19 कम है तो, और 81 में से 19 गए तो 62 प्लस 365, 6561 प्लस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी डन अपॉन 2a। तो मैं x की दो वैल्यूज़ हैं, सॉरी t की दो वैल्यूज़ हैं, वो मैं लिख देता हूँ। t की दो वैल्यूज़ है, मान लेते हैं t1 है ना, विच इज़ 81। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 64 इसमें से माइनस किया तो 61 गया और 3 है 6497 है ना, तो प्लस अंडर रूट 6497 अपॉन 4। दूसरी t की वैल्यू होगी 81 माइनस अंडर रूट 6497 बाय 4। ठीक है, अब ये टेक्निकली t था क्या, t था 10 रेज़ टू द पावर x, तो इसको मैं 10 रेज़ टू द पावर x लिख सकता हूँ और फिर मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में ले जाऊँगा, 10 टू द पावर x 10 टू द पावर x। अब इसको लॉग के फॉर्म में ले जाते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं y इक्वल्स टू अंडर रूट 6497 मान रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो x फर्स्ट वाले रूट से x मान लो x1 मिल रहा है विच इज इक्वल्स टू, सॉरी माय बैड, log 81 प्लस y बाय 4। x2 मिलेगा दूसरे वाले रूट से विच इज log 81 माइनस y बाय 4। इन दोनों को अब ऐड करेंगे क्योंकि हमको बोला है कि सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो है वो ऐड करनी है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे x1 प्लस x2, दैट मीन्स log 81 प्लस y बाय 4 प्लस log 81 माइनस y बाय 4। इन दोनों को हमको ऐड करना है। जब कभी भी हम दो लॉग को ऐड करते हैं तो चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती है, इंडेक्सेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो log a प्लस बी a माइनस बी दैट मीन्स 81 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और y क्या था 64 अंडर रूट 6497, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 6497 अपॉन 16। करेक्ट, ये हमारी सम ऑफ x आ रही है। करेक्ट, चलो अब 81 का स्क्वायर हमने निकाला था 6561, उसमें से 6447 हटाएंगे तो बाकी रहेगा log 64 बाय 16 विच इज, ये दोनों कट जाएंगे तो ऊपर सिर्फ 4 बाकी रहेगा, तो ये हो जाएगा log 4, तो ये हो जाएगा 2 log 2 बेस 10। दिस इज आवर आंसर।